हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो देखें अपन हिंदी की शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक यूनिट पहली जो होगा क्या शिक्षण अधिगम से संबंधित। शिक्षण अधिगम से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। जो शायद 1-1.5 घंटा की अपनी क्लास रहेगी और क्लास को संपूर्ण देखोगे तो शिक्षण अधिगम से कितनों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ तक कि मुझे संभावना है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर से अपन शुरुआत करेंगे और क्लास को संपूर्ण देखा करो, तभी आपको इसका बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट बाय पॉइंट को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास कम से कम जो अपने हिंदी का शिक्षण है कम से कम 6-7 क्लासों में अपन पूरा कंप्लीटली करेंगे। 1-1 घंटे की क्लासें। यदि आपने इसको कंप्लीट किया है तो आप 15 में 15 नंबर लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य या काम एक समस्या के रूप में होता है। कोई कार्य अपन करते हैं तो उस समय वो कार्य किसके रूप में होता है? जब अपन वह बनता नहीं तो एक समस्या के रूप में होता है। और समस्या के रूप में उस समय समाधान को समझना, सोचना, विचारना और समाधान की प्राप्ति हो जाती है, उसे ही शिक्षण कहते हैं। जैसे अपन कोई कार्य करते हैं और कार्य करते समय एक समस्या आती है और समस्या के समय एक समाधान को सोचते हैं और समाधान जब हो जाता है उसी समाधान को क्या कहते हैं? शिक्षण बोलते हैं। उसी समाधान को क्या बोलते हैं? शिक्षण बोला जाता है। कोई कार्य करते हैं अपन और कार्य करते समय जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए अपन जो तरीका अपनाते हैं उन तरीकों को ही क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। जैसे सोचना, समझना, विचारना और चिंतन करना। जब सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तभी चिंतन होता है। सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, तब चिंतन करेंगे, तब उस समस्या का समाधान निकल के आएगा अपने पास। जैसे आगे नेक्स्ट देखेंगे अपन आगे हम्फ्री के अनुसार, हम्फ्री महोदय ने क्या कहा था? चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है। हम्फ्री ने क्या कहा था कि चिंतन का जन्म कब होता है? एक समस्या के समय होता है। और समस्या जब अपन को आती है तो अपन को क्या एक रास्ता नजर नहीं आता है, यानी प्राणी को रास्ता नजर नहीं आता है। तो उसे जब रास्ता नजर नहीं आता तभी तो चिंतन अपन करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जैसे शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला कार्य ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। जो एक शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को तो क्या बोलते हैं? शिक्षण कहते हैं। जो एक शिक्षक के द्वारा कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। जैसे शिक्षण कार्य भी एक समस्या के रूप में, कब होता है, कैसे होता है? तो यहाँ पर जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वह उसके पास एक समस्या के रूप में होता है। एक शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है तो उसके पास साथ भी एक वो समस्या के रूप में होता है। कैसे समस्या के रूप में होता है? क्योंकि उसे सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? कि क्या, किसको और कितना और कैसे और क्या पढ़ाना है। सामने एक पुस्तक रखी है, उसमें से कौन सा टॉपिक उठाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, कैसे बच्चे सीखेंगे, तो ये क्या एक समस्या के रूप में होता है। तो जब एक शिक्षक कोई भी पाठ्यक्रम कंप्लीट कराता है तो उसको ये ध्यान में जरूर रखना पड़ता है कि क्या क्या पढ़ाना है मुझे और किसको पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाते जाओ, ज्यादा पढ़ाएंगे तो क्या उसके दिमाग में रहेगा? कैसे पढ़ाना हो और क्यों पढ़ाना है, ये भी जरूरी है कि जो पढ़ा रहे तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताना भी जरूरी है। नेक्स्ट है जैसे शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य होता है। शिक्षण कार्य कैसा होता है? सबसे कठिन कार्य होता है क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण करता है, इसलिए कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती माफ नहीं की जाती है।
शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य होता है। जो यहाँ पर सबसे कठिन कार्य इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर किसका, मानव का निर्माण करता है। और मानव का निर्माण करता है कि यदि अपने गलत संस्कार गलत शिक्षा दे दी तो जीवन भर वो गलत ही चलेगा। जो सही शिक्षा सही संस्कार मिले तो जीवन भर वो सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए यहाँ पर मानव का निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पर यदि किसी प्रकार का कोई भी गलती हो जाए तो माफ नहीं की जाती है। क्या, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो यहां पर माफ नहीं की जाती है। नेक्स्ट है जैसे एन मुखर्जी ने क्या कहा था, जो शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्याले यानी एक चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और क्या है, विज्ञान है। ऐसा नहीं है शिक्षण कार्य किसी को अपन पकड़ा देंगे। शिक्षण कार्य एक चाय के प्याले के समान नहीं है कि जैसे किसी को भी चाय आई तो किसी को भी पकड़ा दी, लो पी लो भैया, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। बल्कि ये क्या होती है, शिक्षण कार्य एक कला और क्या है, विज्ञान है। एक कलात्मक तरीके से सामने प्रकट करेगा। जब कलात्मक तरीके से ये प्रकट करेगा तभी बच्चों की रुचि उत्पन्न होगी, अन्यथा जब बच्चों की रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो क्या सीखेगा बच्चा, कुछ नहीं सीख पाएगा। क्योंकि जब शिक्षण कार्य कराते समय मेन तो होती है कलात्मक तरीके से उसको पेश किया जाए, एक रुचि जिसमें बच्चे की रुचि उत्पन्न हो, जिसमें बच्चे की क्या रुचि उत्पन्न हो। और जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो सीखेगा क्या। नेक्स्ट जैसे चिंतन एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य कराना होगा। इसके लिए उसको सोचना समझने तथा विचारना ही चिंतन है। जब कोई एक शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तो उसे एक कलात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि सोच समझ के ही बच्चों के सामने पेश करेगा। और जब सोचेगा विचारेगा तो उस समय क्या होगा, चिंतन होगा। क्या होगा, उसी समय क्या होगा, चिंतन होगा। जैसे रूस ने क्या कहा था, रूस के अनुसार रूस ने क्या कहा था, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्या से समाधान की ओर बढ़ता है। जब कोई समस्या आती है चिंतन तभी प्रारंभ होता है। यदि जब तक कि अपन के पास कोई समस्या नहीं है तब तक अपन किसी प्रकार का क्यों सोचेंगे, क्यों विचारेंगे। जब कोई एक समस्या है तभी उसके बारे में सोचेंगे विचारेंगे कि हमें इससे कैसे बचना है, कैसे निकलेंगे इससे। तो वही क्या है, चिंतन है। उस समस्या के समाधान के लिए जब अपन सोचते हैं तभी तो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं तो समस्या से समाधान के ओर बढ़ते हैं तब बीच में क्या होता है, चिंतन। चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान होता है। चिंतन के द्वारा क्या होता है, समस्या का समाधान होता है। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। चिंतन कितने, मूलतः चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। चिंतन कितने, मूलतः 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला तो होता है स्वालीन चिंतन, दूसरा होता है कौन सा, यथार्थ चिंतन। पहला कौन सा होता है, स्वालीन चिंतन, दूसरा होता है यथार्थ चिंतन। स्वालीन चिंतन कौन सा होता है, स्वालीन चिंतन एक क्या है, यह केवल काल्पनिक होता है। यह केवल कैसा होता है, काल्पनिक होता है तथा व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसका परिणाम कैसा होता है, शून्य होता है। यह एक काल्पनिक होता है तो इसका व्यक्ति इसमें कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए इसका परिणाम कैसा होता है, शून्य। अपन बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, अपन ये करेंगे वो करेंगे। अब सोचे विचारने से क्या होता है, जब एक कल्पना करेंगे तो कल्पना करते समय क्या कोई कार्य होता है, और जब कोई कार्य नहीं होगा तो क्या परिणाम उसका कुछ निकलेगा, परिणाम क्या रहेगा उसका, शून्य। परिणाम क्या रहेगा, शून्य। तो जो स्वालीन चिंतन होता है, स्वालीन चिंतन कैसा चिंतन होता है, पूछ सकता है स्वालीन चिंतन कैसा होता है, केवल एक काल्पनिक चिंतन होता है। कैसा होता है, काल्पनिक चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, और जब कार्य नहीं कर पाता है तो परिणाम कैसा होता है, शून्य होता है। जब कार्य ही नहीं करेगा तो परिणाम कैसा रहेगा, शून्य रहेगा।
परिणाम कैसा होता है इसका? शून्य होता है। नेक्स्ट है जैसे अपना दूसरा कौन सा है? यथार्थ चिंतन। कौन सा है? यथार्थ चिंतन। यह सत्य एवं वास्तविक होता है। यह चिंतन कैसा होता है? सत्य एवं वास्तविक होता है तथा निश्चित रूप से उचित और सही परिणाम प्राप्त होते हैं। ये सत्यवादी चिंतन होता है, इसमें व्यक्ति कार्य करता है वो इसके परिणाम कैसे होते हैं? परिणाम प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम शून्य नहीं होता है, स्वालीन चिंतन का परिणाम शून्य होता है, इसमें तो परिणाम प्राप्त होते हैं। कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन जिसके पास होगा वो कैसा होता है? जिस शिक्षक के पास अभिसारी चिंतन है वो कैसा? सामान्य शिक्षक माना जाता है। अपसारी चिंतन कैसा? अच्छा शिक्षक माना जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन जो श्रेष्ठ शिक्षक माना जाता है, अपने आधार पर क्वेश्चन बना सकते हैं, सोच विचार सब प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने आधार पर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, एक नए तरीके से रचनात्मक, इनके पास ज्यादातर रचनात्मक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जो नए नए प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? जैसे शिक्षक एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच विचारों में विषय वस्तु का जो आदान प्रदान करना होता है, इसलिए शिक्षक एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। जैसे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया में 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे एक शिक्षक हो गया, एक शिक्षार्थी। इन दोनों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। जो एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो इनके विचारों का जो आदान प्रदान होता है, इनके विचारों का क्या होता है? विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसी विषय वस्तु के आधार पर जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट जो परिभाषा मॉरिसन ने क्या परिभाषा दी थी? मॉरिसन के अनुसार मॉरिसन ने क्या परिभाषा दी थी? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अंतर संबंधों के द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्ति को सीखने का प्रयास कराता है। इन्होंने क्या कहा था? मॉरिसन ने शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तो होता है अधिक परिपक्व व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का उसकी अपेक्षा ज्यादा भंडार होता है, ज्ञान का ज्यादा भंडार होता है। एक के पास ज्ञान का भंडार कम है, तो जिसके पास ज्ञान का भंडार ज्यादा है वो कम, जिसके पास कम ज्ञान का भंडार है वो ज्यादा ज्ञान भंडार वाला कम ज्ञान भंडार वाले को क्या करता रहता है? प्रभावित करता रहता है, यानी उसे सिखाता रहता है। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। जिसके पास अधिक ज्ञान है और जिसके पास कम ज्ञान है, वो अधिक ज्ञान वाला कम ज्ञान वाले को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। जी किसने कहा था? मॉरिसन ने कहा था। नेक्स्ट जो परिभाषा है, जैसे जॉनसन ने क्या कहा था? जैक्सन ने क्या कहा था? जैक्सन ने क्या कहा था? जैक्सन ने कहा था शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति के अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति, एक पढ़ो लिखो है वो एक अनपढ़ है, पढ़ो लिखो व्यक्ति अनपढ़ हाँ सिखावे लगो, उसी को क्या कहेंगे? शिक्षण प्रक्रिया। एक परिपक्व व्यक्ति वो एक क्या है? अपरिपक्व व्यक्ति। एक परिपक्व व्यक्ति है एक अपरिपक्व व्यक्ति है, तो एक दूसरे को सिखावे लगे। वो जो पढ़ो लिखो है, जो कछु जानत है, जो व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है, वो कुछ नहीं जानता है, जो जानता है उस ना जानने वाले को सिखा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। जी किसने कहा था? जैक्सन ने। नेक्स्ट है जैसे
शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण। शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण, यदि भारतीय दृष्टिकोण की बात कहेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण में भारतीय शिक्षा प्रणाली कितनी द्विमुखी है। कैसी है? भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी है? द्विमुखी है। कैसी है? द्विमुखी। आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली कितनी है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन सी है? त्रिमुखी प्रक्रिया मानी जाती है। भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो द्विमुखी, लेकिन आधुनिक की बात कहें तो कितनी है? त्रिमुखी है। कितनी है? लेकिन जॉन डीवी ने कितने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? जैसे कौन कौन सा? शिक्षक, शिक्षार्थी और कौन सा? समाज। लेकिन ये कौन सा? व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। जो शिक्षण प्रक्रिया जॉन डीवी ने माना है, इसमें क्या क्या माना है? शिक्षक, शिक्षार्थी और क्या माना है? समाज। और समाज शब्द है कि क्या? समाज शब्द अपने आप में क्या है? एक व्यापक है, एक बहुत बड़ा है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया कैसी व्यापक मानी जाती है? कैसी मानी जाती है? जो जॉन डीवी के द्वारा जो दी गई है शिक्षण प्रणाली है, वो कैसी है? व्यापक मानी जाती है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो दी थी त्रिमुखी शिक्षण प्रणाली, किसने दी थी? और इसके बाद में बीएस ब्लूम ने। किसने? बीएस ब्लूम ने। जिसे इसमें माना था इन्होंने कि कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को माना था। किसको? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को माना था। लेकिन इसमें पाठ्यक्रम कर दिया है। इन्होंने क्या माना था? समाज को माना था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है? पाठ्यक्रम को। तो इसलिए पाठ्यक्रम कैसे होगी? एक संकुचित अवधारणा होगी। क्या होगी? एक संकुचित अवधारणा, क्योंकि पाठ्यक्रम एक निश्चित क्राइटेरिया क्लियर हो गया, लेकिन समाज एक बड़ा है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो इसलिए इसमें समाज है तो ये कैसा है? व्यापक दृष्टिकोण है। और इसमें यानी इसमें पाठ्यक्रम है तो ये कैसा है? संकुचित दृष्टिकोण है, यानी एक छोटी विचारधारा है इसमें। लेकिन इसमें कैसी है? एक बहुत बड़ी विचारधारा है। नेक्स्ट है जैसे शिक्षक उपागम। शिक्षक उपागम कौन कौन से होते हैं? शिक्षक कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लाता है। इन उपायों को ही एक शिक्षण उपागम कहते हैं, जो कैसा है? निम्न है। इन उपायों को भी क्या कहते हैं? एक शिक्षण उपागम कहते हैं, जो कैसा है? निम्न है। कौन कौन से शिक्षण उपागम कौन कौन से? जैसे इसमें ध्यान दिया जाता है कौन सा? शिक्षण विधि का, शिक्षण सूत्र का और शिक्षण सिद्धांत का। किसका? शिक्षण विधि का, शिक्षण सूत्र का और शिक्षण सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे आगे की बात कहेंगे, शिक्षण विधि को साधन के रूप में उपयोग करते हैं। शिक्षण विधि को किसके? एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। शिक्षण विधि को एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं ताकि शिक्षार्थी को एक साधारण तरीके से सिखाया जा सके। शिक्षण विधि को किसके? एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं ताकि शिक्षार्थी को एक साधारण तरीके से उस पाठ्यक्रम को कंप्लीटली कराया जा सके। जैसे शिक्षण सूत्र के मार्गदर्शक कौन कौन से? शिक्षण सूत्र के मार्गदर्शक शिक्षण विधियां देखेंगे यहां पर। जैसे शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य है जिसके माध्यम से बालकों को प्रभावित करता है। जिसके माध्यम से बालकों को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह एक कैसी है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण विधि शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य है जिसके माध्यम से बालकों को क्या करता है? प्रभावित करता है। और यह एक कैसी है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया। कैसी है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों को प्रेरित करता है। यदि शिक्षण विधि अच्छी है तो अच्छे तरीके से बच्चे क्या होते हैं? सीख जाते हैं। बालकों को प्रेरित करता है तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति में भी मदद करता है। जो उद्देश्य होते हैं, जिनको लक्ष्यों को प्राप्त करने चाहते हैं, उनको प्राप्त करने में जी क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे नेक्स्ट है जो जॉन डीवी ने क्या परिभाषा दी है? शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। जॉन डीवी ने क्या कहा था? शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं।
उसे क्या कहते हैं, शिक्षण पद्धति कहते हैं। जो किसने कहा था, जॉन डीवी ने। निष्कर्षों को प्राप्त करते, निष्कर्ष मिलेगा समझ लेना, किसने कहा था, जॉन डीवी महोदय ने कहा था। किसने, जॉन डीवी महोदय ने कहा था। शिक्षण विधि केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। शिक्षण विधि क्या करता है, केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। शिक्षण विधि क्या करता है, केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, जैसे बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शैक्षणिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। जो शिक्षण विधि है वो शैक्षणिक प्रक्रिया का कैसा है, गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य किसने कहा था, शिक्षण विधि शैक्षणिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य किसने कहा था, तो इसका किसने कहा था, बाइनिंग ने कहा था। किसने कहा था, बाइनिंग ने। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, जी किसने कहा था, किसने कहा था, तो बाइनिंग ने कहा था। किसने कहा था, तो बाइनिंग ने कहा था। नेक्स्ट है जैसे डॉक्टर सरोज सक्सेना के अनुसार, डॉक्टर सरोज सक्सेना ने क्या कहा था, शिक्षण विधि वह माध्यम है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेरित कर उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। ये किसने कहा था, डॉक्टर सरोज सक्सेना ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर सरोज सक्सेना ने कहा था। क्या कहा था कि शिक्षण विधि वह माध्यम है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेरित कर उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बालकों तक प्रेरित कर उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसी को क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। ये किसने कहा था, डॉक्टर सरोज सक्सेना ने कहा था। नेक्स्ट है जैसे एस के कोचर के अनुसार, एस के कोचर ने क्या कहा था, शिक्षण विधि का ज्ञान उसे उस प्रकार से होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे। एस के कोचर ने क्या कहा था कि शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे, शिक्षक को सहयोग करे उस प्रकार से शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे एस के कोचर के अनुसार एक और परिभाषा दी गई थी, तो जिस प्रकार इन्होंने जो ज्यादातर परिभाषा पूछी भी गई है, तो जिस प्रकार एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, जिस प्रकार एक सैनिक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी सभी शिक्षण विधियों का, यहाँ पर वीडियो नहीं होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि अपनाएगा। यहाँ पर विधि होना चाहिए। जो एस के कोचर ने क्या कहा था कि जिस प्रकार के एक सैनिक को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। वह उसके विवेक पर निर्भर करता है कि उसे कौन सी विधि उपयोग में लाना है, किस विधि से उसको पाठ्यक्रम करवाना है। तो ये किसने कहा था, एस के कोचर महोदय ने कहा था। किसने, एस के कोचर ने कहा था। नेक्स्ट है जैसे ये परिभाषा और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ये विधि है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा था, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम या पाठ्यचार की तभी तक मृत है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक या शिक्षक के पास कोई विधि का अभाव है। वह सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तब तक के सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तब तक कि वह मृत मानी जाती है जब तक कि उसके लिए उसके पास एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अभाव है। यानी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं है तब तक कि उसी को मृत माना जाता है। जी किसने कहा था, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। नेक्स्ट जैसे निष्कर्ष के तौर पर ध्यान में रहे कि विधि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तथा शिक्षक की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि उसके पास शिक्षण विधि किस प्रकार से उपलब्ध है। नेक्स्ट है जैसे सूत्र विधि अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।